मैंने चंडीगढ़ से फ़्लाइट ली और रायपुर में मैं लैंड किया और सीधा ही रायपुर से मैं बस्तर के लिए निकल गया। तो मैंने उसको एक अपॉर्चुनिटी लिया कि सेवा ने मुझे मौका दिया है कि मैं एक ऐसी जगह पे जहाँ पे एक्चुअल में काम की बहुत जस्ट ज़रूरत है। जगह आए हैं सर, यहाँ जंगल, बिल्कुल, वहाँ वो अर्बन कंक्रीट था और और एक यहाँ एक्चुअल प्रागैतिहासिक जंगल काल था। का बिल्कुल हाँ, मामला। तो यहाँ ज़्यादा अच्छा और इतनी ग्रीनरी और लोग इतने अच्छे सरल। यूं तो भारत लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में अलग अलग चरणों में प्रशासन की अलग अलग व्यवस्था होती है। उसी व्यवस्था के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा की एक व्यवस्था है। भारतीय प्रशासनिक सेवा की सर्विस पाने के लिए करोड़ों भारतीय दिन रात तपस्या करते हैं, लेकिन ताज्जुब की बात है कि इनकी संख्या आज भी लाखों में नहीं है। भारतीय प्रशासनिक अधिकारी बनते कैसे हैं? पहली चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, आईएएस, आईआरएस, आईईएस, आईपीएस, आईएफएस, जहाँ इंडियन सर्विस जुड़ती है वो भारतीय प्रशासनिक सेवा होता है, और वो जो तैयारी करते हैं, जो पद हासिल करते हैं, वो भारतीय प्रशासनिक सेवा के कर्मचारी होते हैं। ये पद हासिल कैसे होता है? भाग्य से होता है या मेहनत से होता है? आप लोगों की इस सवाल का जवाब ढूंढने आज बिलासपुर संभाग का बड़ा जिला बिलासपुर, और यूं कहा जाए प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला बिलासपुर जिला के कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर के साथ आज हम बैठे हैं। मित्तर साहब, आपका नमस्कार, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर भी हैं, तो वो सवाल मैं बाद में पूछूं, इसके पहले ये जो छात्र तैयारी कर रहे हैं वो ये जानना चाहते हैं कि ये पद भाग्य से मिलता है कि मेहनत से मिलता है? जी, सभी दर्शकों को पहले तो मेरा नमस्कार। और ये जो प्रश्न आपने पूछा है, वो जितना प्रश्न सरल सुनने में लगता है उसका जवाब उतना सरल है नहीं। मेरा ये मानना है कि ज़िंदगी में कोई भी चीज़ जी केवल भाग्य के दम पे भी नहीं मिलती, उसमें एक बहुत अच्छा ब्लेंड मेहनत का भी होना ज़रूरी है। और मेहनत यूपीएससी के लिए, यूपीएससी के जो विभिन्न सर्विसेज हैं उनको पाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, आपको लगातार करनी पड़ेगी और इंटेलिजेंट मेहनत करनी पड़ेगी। हम केवल मेहनत करते रहें लेकिन हमें ये ज्ञान नहीं है कि क्या पढ़ना है, कितना समय देना है, चीज़ों को लिखना कैसे है, ऑर्गेनाइज कैसे करना है। वो जो आपका हार्डवर्क है, आपका जो परसिवेरेंस है, लगातार जूझना, लगातार उस चीज़ को करते रहना, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हर आदमी को एक बेसिक लेवल ऑफ मेहनत करना ही पड़ेगा। जब हम मेहनत करके किसी मुकाम को हासिल कर लेते हैं, तैयारी कर लेते हैं, तो निश्चित तौर पे लक भी बहुत हद तक, यानी थोड़ा बहुत आता है, लेकिन हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और वो भी लक तब काम आता है जब आप परफेक्ट हो और आप तैयारी करके उस मुकाम पे हो कि आपकी पूरी तैयारी है। और फिर लक तो बहुत, भाग्य बहुत बड़ी चीज़ है। उस दिन आपकी क्या तबीयत है, क्या नहीं है, जो आप पढ़ के गई वही आ गया, जो आपने नहीं पढ़ा वही आ गया, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। लेकिन केवल हम बिना तैयारी के भाग्य पे ही हर चीज़ छोड़ दें तो वैसा तो संभव नहीं है। इंटरव्यू का ज़्यादा महत्व होता है क्या, कि जब आप लिखने की बात करें कि जो हम पढ़ें वही आ जाए, तो जो हम पढ़ें वो आ गया और लिख दिए, तो इंटरव्यू का कितना फैक्ट पड़ता है? देखिए, मैं इसमें सभी जो मुझे सुन रहे होंगे कहीं ना कहीं से वो पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम और यूपीएससी के एग्ज़ाम के बारे में पहले मुझसे ज़्यादा जानते भी होंगे, परंतु यदि किसी को नई आइडिया है तो मैं बता देता हूँ। पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स हैं वो जनरली 3 घटकों में बटे होते हैं। जी। सबसे पहला जो टेस्ट होता है उसको हम स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट जिसको यूपीएससी में प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कहते हैं। अभी हम लोगों ने 24 अक्टूबर को प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन बिलासपुर में करवाया था, जिसमें 24 सेंटर्स थे। और यहाँ आपको मैं बताना चाहूँगा कि 10 लाख लोगों ने पूरे भारत में प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का फॉर्म भरा था। तो इसका मतलब है कि 10 लाख 1 मिलियन स्टूडेंट्स इच्छुक हैं एग्ज़ाम देने के लिए, या वो बनना चाहते हैं, जो भी क्रेज है उनके पास। अब इतने लोगों की हम जो इन डेप्थ नॉलेज अगर हम टेस्ट करेंगे तो वो एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज है, वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो हमें एक ऐसा एग्ज़ाम चाहिए कि हम इन कैंडिडेट्स में से सीरियस कैंडिडेट्स को स्क्रीन कर लें, स्क्रीन कर लें। उसके लिए एग्ज़ाम है प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, जो 10 लाख में से अप्रॉक्सीमेटली 60-70% स्टूडेंट्स ही देते हैं। तो 3 लाख स्टूडेंट्स तो ऑलरेडी फॉर्म भरने के बाद एग्ज़ाम में ही नहीं आते, निकल गए।
अब मान लीजिए 7 लाख ने दिया, तो 7 लाख जब प्रीलिम्स देगा तो उसमें से कुछ एक स्टूडेंट्स को चुना जाता है। और जनरली मैं 2010 बैच का हूँ, तो 2008, 9, 10 में वो 2.5 से 3 गुना स्टूडेंट्स को चूज़ किया करते थे, जितनी मान सीट्स होंगी करके। 2.5-3 गुना आई थिंक इंटरपर्सनैलिटी टेस्ट के लिए था, मेंस के लिए थोड़ा और ज़्यादा था। तो 7 लाख में से आप मान के चलें कि 15 से 20 हज़ार स्टूडेंट्स को वो चुनेंगे मेंस एग्ज़ाम के लिए। तो इतनी बड़ी जो इनिशियल छटाई है स्टूडेंट्स की, वो प्रीलिम्स में ही हो जाती है। और फिर अराउंड 20,000 स्टूडेंट्स को इंडिया में मेंस लिखने का मौका दिया जाएगा, उनको मेंस का कॉल आएगा। और मेंस के कॉल के बाद में अब उनमें रिटन एग्जामिनेशन में आपकी हर पहलू को लेके इन डेप्थ नॉलेज देखी जाती है। आपको किस चीज़ का कितना ज्ञान है, आपको एक समय दिया जाता है, प्रश्न दिए जाते हैं, और आपको कितनी गहराई से उस चीज़ का ज्ञान है, उसको आप आंसर्स को आपको बहुत संक्षिप्त में अच्छी भाषा में उनको लिखना है, अपनी भावनाओं को संक्षिप्त तरीके से व्यक्त करना है कि वो एग्जामिनर जो अपॉइंट किया गया है यूपीएससी द्वारा, जाए उत्तर बिल्कुल वो उसको समझ ले। अब जब मेंस के एग्जामिनेशन का रिजल्ट आएगा तो अप्रॉक्सीमेटली सीट्स का, जैसे मैंने बोला, 2.5% को इंटरव्यू की कॉल आएगी। तो 20 अगर मान अभी जैसे लगभग 700-800 पद होंगे अगर, तो 2,000 लोगों में से 20,000 लोगों में से अप्रॉक्सीमेटली 2-2.5 हज़ार लोग इंटरव्यू की कॉल के लिए जाएंगे। अब इंटरव्यू के लिए जो आदमी पहुंच रहा है, आप देख लीजिए कि वो एक तरह से 10 लाख लोगों ने जिन्होंने इनिशियल फॉर्म भरा था इंटरव्यू की स्टेज तक, मात्र 2-2.5 हज़ार आदमी ही जा पाए हैं। और अब इंटरव्यू भी जैसे आपने बोला, वो उसका अपना एक मायना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको चीज़ का ज्ञान तो हो गया, पर बोर्ड ने आपको कभी समक्ष देखा नहीं। और जो हमारी सेवाएं हैं, प्रशासनिक सेवाएं हैं, ये बहुत पर्सनैलिटी बेस्ड जॉब्स हैं। आदमी प्रेशर में कैसा परफॉर्म करता है, प्रेशर में क्रम्बल तो नहीं कर जाता है, आप अपनी पर्सनल लाइफ का और वर्क लाइफ का बैलेंस बना पा रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, आप तनाव में आके कैसा रिएक्ट करेंगे, पूरी धैर्य की परीक्षा हो जाती है। धैर्य की परीक्षा है, उसका पेशेंस भी टेस्ट किया जाता है। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ देखी जाती है कि आप प्रेशर सिचुएशंस में आप टैकल कैसे करेंगे, आप, क्योंकि उस टाइम पे लोग आपको देख रहे हैं, आपके निर्णय लाखों करोड़ों लोगों को प्रभावित करेंगे। और यदि वो निर्णय सही ना लिया जाए, या द्वेष में ले लिया जाए, या गुस्से में ले लिया जाए, तो बहुत लोग उससे प्रभावित होते हैं। सवाल बड़ा आप ही ने दे दिया कि 2010 बैच के अधिकारी हैं, तब तो आप डॉक्टर थे, तो डॉक्टर बनना चाहते थे कि आईएएस बनना चाहते थे? नहीं, देखिए इसमें मेरे पेरेंट्स, तो पहले मैं अपना बैकग्राउंड बताऊंगा, फैमिली बैकग्राउंड भी जानकारी। मेरे पेरेंट्स दोनों डॉक्टर्स हैं, और मैं जब पेरेंट्स घर में डॉक्टर हों तो ज़्यादातर मेडिसिन की बातें ही घर में होती रही हैं, बचपन से मैं देखता रहा हूँ। क्योंकि आपस में जब वो बात किया करते थे तो केसेस को डिस्कस करते थे, और इसमें ऐसा करना चाहिए, ये दवाई देनी चाहिए, इसको आज मैंने ये दवाई दी तो ऐसा हुआ, क्रिटिकल है, आज सर्जरी की तो ऐसा हो गया, उसमें फिर ऐसा किया। तो बहुत सारा ज्ञान मुझे सुन के, सालों सुन के मुझे मेडिकल का ज्ञान आ गया था, नेचर में आ गया था। और पेरेंट्स भी चाहते थे कि मैं भी डॉक्टर ही बनूं, और इसलिए मैंने कभी मेडिकल का एग्ज़ाम देने से पहले ये अपने अंदर टटोलने की कोशिश नहीं की कि मैं क्या बनना चाहता हूँ। शायद मैंने ये मान ही लिया था कि मैं डॉक्टर ही बनूंगा और डॉक्टर ही बनना चाहता हूँ, और एज पर माय पेरेंट्स विश, और ख़ुद भी मैंने बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया मेडिकल का। एफर्टलेस था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, तो डॉक्टर ही बनना है। और डॉक्टर का नीट उस टाइम पे भी CBSE PMT बहुत टफ एग्जामिनेशन है, उसके लिए भी अच्छी तैयारी लगती है, और 11th और 12th में लग के तैयारी भी की हमने, और इसी हिसाब से कि मेडिकल कॉलेज में जाना है। और हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया मेडिकल कॉलेज में। मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर से मैंने ग्रेजुएशन किया है, हमारा एडमिशन हो गया, और मैंने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया, और घर में अच्छा खुशी का माहौल था। और मुझे भी लगा कि शायद अब आगे एज अ डॉक्टर ही पृष्ठभूमि को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर ही कंटिन्यू करूँगा। लेकिन मुझे जब, देखिए, एक चीज़ होता है, मुझे कोई चीज़ तैयारी करके कॉलेज में जाना है। अच्छा, नेटिव प्लेस सर अमृतसर ही है? मेरा नेटिव प्लेस, मेरा बर्थ अमृतसर का है, और अभी फैमिली हमारी चंडीगढ़ और पटियाला में हम लोग सेटल्ड हैं। अब यहाँ बड़ी मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। मेडिकल कॉलेज में आपने, वो बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। देखिए, बाहर से हर आदमी को ऐसा लगता है कि मुझे चलिए डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना
वो अपने आप में एक कठिन चीज़ थी, और बनना और मेडिकल कॉलेज में तैयारी जाना और है। पढ़ाई करना, तैयारी तैयारी है। बहुत टफ तैयारी हाँ, होती और है। की, और चलिए हो गया। अब जब डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हम लोगों ने ले लिया, अब और डिग्री लेने की तैयारी। अब डिग्री लेने की तैयारी, और पेशेंट से मैं रूबरू हो रहा हूँ, अब एक्चुअल काम कर रहा हूँ। जी जी। तो काम में मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, मैं पेशेंट्स के साथ मिल रहा हूँ, और उनकी बातों को सुन रहा हूँ, और उनको ट्रीट करना है। तो हमारा मेडिकल कॉलेज ग्रेजुएशन में न्यू फाइनल, ओल्ड फाइनल ईयर्स में आपको, और इवन सेकेंड ईयर में भी आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है। जूनियर डॉक्टर आपको देखना पड़ता है, सीखना पड़ता है, प्रैक्टिकल्स आपको करने पड़ते हैं। जब वो सब चीज़ें मैंने देखी थी, तो आप इसको कह सकते हैं कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को आने वाले समय में एज अ डॉक्टर मैं खुद को देख नहीं पा रहा था। उसके कुछ भी कारण हो, मुझे ऐसा लगा कि मैं ये बहुत ही सेंसिटिव, ये अलग बात हो गई कि आप कंपटीशन की तैयारी किए, पा भी गए, डिग्री के करीब हैं। जब भी फेस करते हैं तो लगता है कि मैं न उनके साथ न्याय कर रहा हूँ, न अपने साथ न्याय कर रहा हूँ। और मेरे को ज़्यादा चिंता उनकी थी, क्योंकि पेशेंट है, क्योंकि डॉक्टर एक ऐसी प्रोफेशन है कि आदमी उसके पास कभी बहुत खुशी, कुछ तकलीफ में होगा तो आएगा, निश्चित रूप से। और हमारा एज अ डॉक्टर ये हमारा दायित्व है कि हम अपना बेस्ट दें, हम उसको सुने, समझें, और अपनी टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज उसको ट्रीट करें। और उसके लिए एक वो अंदर से भावना चाहिए आपको, जो आपको अंदर से मतलब उसको ट्रीट करने के लिए दिल से मोटिवेट करे। वो जुड़ाव चाहिए पेशेंट से, वो डिस्कनेक्ट डॉक्टर के साथ नहीं होना चाहिए, वो स्पेस वो होनी चाहिए। जी जी। और वो चीज़ें जो हैं वो नेचुरली आती हैं, वो पैदा नहीं की जा सकती। और वो चीज़ नहीं थी, आपको महसूस कर रहे थे? मैं शायद बहुत ज़्यादा सेंसिटिव था। मैं अगर खुल के बात करूँगा तो मैं किसी आदमी को बहुत ज़्यादा दर्द में देख नहीं पाता। अब जैसे कोई ये भी एक कमजोरी है। हाँ, अब वो कोई व्यक्ति आता था, मुझे एक अच्छी तरह से किस्सा याद है। मेरे इमरजेंसी में ड्यूटी थी, तो इमरजेंसी के अंदर एक मरीज़ आया, और उसको कोई एक ऐसा मेडिकल कंडीशन था कि वो बहुत ही ज़्यादा दर्द में था, और वो हेल्पलेस था। और उस टाइम पे शायद जिस डॉक्टर की आवश्यकता थी, सीनियर कोई स्पेशलिस्ट था, वो वहाँ था नहीं, और मैं था, और मैं जूनियर डॉक्टर था, और मैं केपेबल नहीं था कि मैं कुछ कर सकूं, तो सिवाय उन डॉक्टर को बुलाने के। तो वो डॉक्टर आ गए 10-15 मिनट में, लेकिन वो 10 मिनट मैं उस पेशेंट के बगल में खड़ा था। तो वो 10 मिनट मुझे इतना मैं उस पीड़ा आपके अंदर उतर गई। तो मैंने ये सोचा कि अगर इस तरह की है, तो मैं एक, देखिए, डॉक्टर बनने के लिए थोड़ा सा आपको मतलब आप समझ रहे हैं ना, उस टाइप से चाहिए आपको। वो मेरे जैसा जो आदमी, किसी को इतना, मैं दर्द में किसी को नहीं देख सकता। हाँ, तो फिर वो चीज़ नहीं होने के करके मुझ में मैं बैकआउट कर गया। मैं फिर मैंने देखा कि मेरे लिए अब और ऑप्शंस क्या हैं। तो यूपीएससी एक ऐसी चीज़ है कि हर यूथ को प्रभावित करती है। वहीं से आपको, यानी आपने रास्ता तलाशना शुरू कर दिया निकलने के लिए? मैंने निकलने के लिए सोचा कि अब क्या ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस में मैंने जैसे बताया कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, मैं जब बहुत छोटा भी था जी जी, तो तब से ड्रीम हर आदमी का होता ही है कि ये जॉब की जाए, लेकिन बहुत सारे लोग ये सोच के कि ये तो अचीवेबल नहीं है, सीट्स बहुत कम है और बहुत टफ है ये एग्ज़ाम में तैयारी करते हैं, तो लाखों हम तो में। ये कहाँ कर पाएंगे, और कौन गाइड करेगा, कैसे करेंगे, तो आदमी ट्राई ही नहीं करता और आगे नहीं बढ़ता। लेकिन वो मेरे अंदर बीज कहीं ना कहीं पहले पड़ा हुआ था। और जब एक चीज़ क्लियर हो गई कि मैं ये नहीं कर सकता, तो खाद पानी मिल गया, तो फिर हाँ, वो पृष्ठभूमि बन गई कि अब अंदर और पानी मिल गया। फिर वो मेरे अंदर से जो एक बहुत पहले बरसों में बचपन में कहीं एक चिंगारी थी और बहुत प्रभावित किया था मुझे, हाँ, इसमें वो बाहर आया वो। और जब वो फिर एक बार बाहर आया, तो जब मैंने डिटरमिन कर लिया कि अब मुझे इसी तरफ आगे बढ़ना है, तो फिर कोई दर आया नहीं मिश्रा जी। फिर हम लोगों ने पूरी इसकी सीनियर से बात की, क्या तैयारी है, क्या सिलेबस है, हम लोग ये नौकरी करते हुए, यानी एग्ज़ाम डिग्री लेने के पहले ही ये शुरू कर दिए थे? एग्जैक्टली, पूरा डिग्री लेने से 2 साल पहले। अच्छा, हाँ, डिग्री लेने, अब डिग्री तो ली थी तो कंप्लीट करनी थी जी जी, तो डिग्री के लिए भी अलग पढ़ रहे थे। और यहाँ पे जो प्रारंभिक तैयारियाँ रहती हैं कि आपका, देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन में आपको एक जनरल सेंस ऑफ नॉलेज होना चाहिए और सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है आप अवेयर होने चाहिए। लेकिन डॉक्टर्स जनरली क्या है कि उनको इतना ज़्यादा पढ़ना पड़ता है अन्य चीज़ें, कि उनको बहुत ज़्यादा कम नॉलेज रहता है कि आसपास क्या हो रहा है। बहुत कम डॉक्टर, वो सब्जेक्टिव हो जाते हैं वो, हाँ, और बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड जॉब है, तो वो अपने स्पेशलाइज के सुपर स्पेशलाइज्ड है। ताना बाना को तोड़े कैसे सर? तो फिर हम लोगों ने उस टाइम पे कुछ सीनियर्स हमारे तैयारी किया करते थे, कुछ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स थे
वहाँ पे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है GNDU, जी जी। तो वहाँ पे इकोनॉमिक्स के कुछ प्रोफेसर्स थे, तो उनके पास मैं गया, समझा और न्यूज़पेपर को बहुत रेगुलरली रीड करना स्टार्ट किया। और जब किया तो फिर वो मुझे इतना बड़ा गैप नज़र आया कि आसपास क्या हो रहा है। ये हम लोग तो इतने एक्चुअली क्या है, मेडिकल की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता वो है। बिल्कुल किनारे हट गया हाँ, है। और इतना पढ़ना पड़ता है कि आपको कुछ और करने का समय ही नहीं मिलता। इट इज़ वेरी टफ। MBBS की पढ़ाई, MD की पढ़ाई बहुत मुश्किल है। लेकिन हमारा जो अब ये है, बिल्कुल ये 180 डिग्री ऑपोजिट है। यहाँ पे आपको हर चीज़ के बारे में सब ज्ञान होना चाहिए मिनिमम। दरअसल आप अपने को पहचान लिए वहाँ पर। तो फिर मैंने न्यूज़पेपर पढ़ने स्टार्ट किए, फिर मैंने मैगज़ीन्स पढ़नी स्टार्ट की, मैं प्रोफेसर्स के संपर्क में आया और NCERT की बुक्स थी हमारी पुरानी, उनको पढ़ना स्टार्ट किया। तो वो हमने बेस जो है 2 साल डिग्री के दौरान ही बनाने लग गए। और फिर डिग्री के बाद हम लोग दिल्ली चले गए। दिल्ली के अंदर हमने 1 साल बहुत मेहनत की। हम लोग कहीं कोई एक इंस्टीट्यूट था, उसको ज्वाइन किया, वहाँ पे पढ़ाई की हमने। और वो पढ़ने के बाद में फिर आगे जो हमारी जर्नी थी एग्ज़ाम देने की, फिर वो एग्ज़ाम दिया, फिर उसके बाद में सिलेक्शन हुआ। दिए, मेंस दिए। हाँ, कितने अटेम्प्ट में हो गया सर? मेरा देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट में हमने जब दिया था तो मेडिकल को ही लेके घुसे थे ना? मेरा मेडिकल साइंस ही सब्जेक्ट था। मैं अच्छा, मेडिकल अच्छा। साइंस को छोड़ा नहीं। मैंने आपको बताया कि क्योंकि मैं डिग्री के दौरान ही मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी थी। परफेक्ट एक तो हो गया। हाँ, तो मैंने सोचा कि अब मैं एग्ज़ाम अपना डिग्री के लिए भी दे रहा हूँ, तो क्यों ना इसी सब्जेक्ट को UPSC के लिए भी ले लिया जाए। और मेडिकल साइंस ऑप्शन है, हालांकि थोड़ी टफ है क्योंकि उसमें पढ़ना सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बट मैंने मेडिकल साइंस लिया। और फर्स्ट अटैम्प्ट हमने दी, प्रीलिम्स हो गया था, मेंस हो गया था, इंटरव्यू की कॉल आ गई थी, इंटरव्यू भी मैंने दी। फिर उसके बाद में जब फाइनल मेरिट लिस्ट आती है तो उसमें मेरा उसमें नाम नहीं था। बहुत हताशा भी हुई, बहुत दुख हुआ। और कहीं फिर वो भी आया कि कहीं ये डिसीजन गलत तो नहीं ले लिया। सांप सीढ़ी की तरफ, हाँ, फिर आप जीरो पर आ गए। कहीं हाँ, बिल्कुल ज़ीरो। अगर आपका नहीं आया तो मतलब तो आप कहीं नहीं, आप ज़ीरो मतलब जीरो। ज़ीरो। और मैं हमेशा यूथ को ये बताता हूँ कि हताशा होती है, नेचुरल है। मैं अगर बोलूँ किसी को कि यार अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप भूल जाओ, ऐसे नहीं होता। आदमी को दुख लगता है, पीड़ा होती है, और इतने सालों की तैयारी आप करते हैं वो। लेकिन यहाँ पे जो मुझे सुन रहे हैं उनको ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि मैंने आपको बताया कि 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। और अभी जो सीट्स हैं हमारी अप्रॉक्सीमेटली एक सर्विस के पीछे वेरी करता है, हर साल फिक्स नहीं है। 70 to 100 सीट्स हैं IAS में, 70 to 100 सीट्स हैं। हो सकता है किसी साल वो 100 हो, किसी साल 150 हो, बट जनरली 150 की बॉन्ड नहीं होता। और अभी ग्रेजुअली जब इनटेक बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो सीटें कम भी होंगी। तो 100 हम लोग एवरेज अगर मान के चलें। तैयारी में जब आप इंटरव्यू फिर फेस किए, ये 2010 की बात है ये, तो इस बीच में मम्मी पापा आपको फटकारे नहीं क्या है कि अच्छा खासा जॉब हो, डॉक्टर का जॉब? बिल्कुल आप उनका से एक सेटअप भी रहता होगा कि मम्मी पापा अगर डॉक्टर हैं तो बेटा डॉक्टर बनेगा, तो बिल्कुल बना बनाया सेटअप है। इसमें फटकारे तो नहीं थे, लेकिन मेरी माता जी ज़रूर वो एनेस्थेटिस्ट हैं, और उन्होंने ज़रूर ये मेरे को बोला था कि तुम थोड़ा सोच समझ के ही इस तरफ आना। मैं समझता था उस चीज़ को, उनका कहना बिल्कुल जायज़ था क्योंकि मेरी चिंता थी उनको। हम 4 साल किसी चीज़ की तैयारी करें अपने मूल प्रोफेशन को छोड़ के, मैंने मेडिकल छोड़ के मैं IAS की तैयारी में लग जाऊं, हासिल शून्य हो और तो 4 साल बाद यदि मैं नहीं कर पाता, जो कि बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, उसमें कोई बुराई नहीं, वो हो भी नहीं सकता। पर फिर उस समय क्या होता है कि आपका यदि प्लान बी नहीं है और आपको वापस कैसे उठना है, अगर वो आपके पास में नहीं है तो फिर आदमी बहुत हताश हो जाता है। और आप फिर मुड़ के वो 4 साल पहले अपने कॉलेज के फ्रेंड्स को देखेंगे जो कंटिन्यू करते गए, तो वो तब तक MD भी हो सकता है क्लियर कर गए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि MD 3 साल की होती है, 1 साल आप एंट्रेंस दे देंगे तो 4 साल। तो जैसे ही आपका MBBS कंप्लीट हुआ, वो आदमी MD कंप्लीट कर लिया, और आप IAS की तैयारी कर रहे थे, आपने एग्जाम दिया और 4 साल बाद आप शून्य हो गए, तो वो आदमी MD कर रहा होगा और आप MBBS। कन्विंस करने में बड़ा आपको एनर्जी लगी होगी। अब वो देखिए, उम्र भी ऐसी रहती है, अपने निर्णय आपको खुद ही लेने पड़ते हैं। ज़्यादातर वो निर्णय प्रभावित करता भी नहीं है। हर आदमी, चाहे पेरेंट्स हों आपके वेल विशर्स हैं, दोस्त आपके वेल विशर्स हैं, मैं सुनता सबका था, लेकिन क्योंकि अपने निर्णय के साथ आदमी खुद जीता है और वो आपको एंड तक आपको ही उनके लिए जवाबदारी देनी है, तो मैंने बहुत सोच समझ के ही ये निर्णय लिया था कि अगर मैं ये एग्ज़ाम नहीं दूंगा और मैं ज़्यादा ज़िंदगी में परेशान रहूँगा, हताश रहूँगा कि मैंने ट्राई नहीं किया। अगर कम से कम मैं 4 साल तैयारी करके दे दूँ और मैं नहीं क्लियर कर पाया, तो कम से कम इस चीज़ का दुख नहीं होगा कि मैंने ट्राई नहीं किया। सिलेक्शन किस सन में रहा सर आपका? मेरा सिलेक्शन हम लोग
11 में सिलेक्ट हो गए थे। 11 में select। 2011 में। आपने छत्तीसगढ़ ही का ऑर्डर क्यों लिया? देखिए ऑल इंडिया सर्विसेज हैं और हम लोग आप जब उस शहर से आते हैं नहीं, जहाँ भारत के इसमें हम लोग ऑप्शंस ऐसा नहीं रहता उसमें। सबसे पहले तो मैं यहाँ बच्चों को बताना चाहूँगा जो सुन रहे हैं कि ऑल इंडिया सर्विसेज में यदि आप जाते हैं तो हम लोग भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और हम लोगों में ये भावना नहीं रहनी चाहिए कि हमको यहीं इसी स्टेट में काम करना है या उस स्टेट में नहीं काम करना है। हम लोग अपने देश के लिए काम कर रहे हैं और सेवाओं का स्वरूप ऑलमोस्ट पूरे देश में सिमिलर है, सेम इंस्टीट्यूशंस ही एग्जिस्ट करते हैं। तो वी शुड बी ओपन, हमें कोई भी कार्डर मिल सकता है। परंतु इसमें फॉर्म भरने के टाइम पे एक ऑप्शन ज़रूर दी जाती है कि क्या आप अपने होम कार्डर में काम करना चाहते हैं कि नहीं, आपकी वो प्रायोरिटी है कि नहीं, तो उसको टिक लगाना है। उसके बाद में हमारे समय तक अभी ये सिस्टम चेंज हो गया है, अभी जोनल पॉलिसी आ गई है कैडर की, जोन्स के हिसाब से अब डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हमारे टाइम तक इट वाज मोर ऑफन लॉटरी टाइप का सिस्टम था। आपसे 1 से लेकर 28 तक स्टेट्स की प्रेफरेंसेस लिखवाई जाती थी, फिर सब्जेक्ट टू नंबर ऑफ वैकेंसीज उस स्टेज में आपको कोई भी स्टेट मिल सकती है, कोई भी मिल सकती है। उस क्रम में मुझे छत्तीसगढ़ कार्डर मिला और क्योंकि छत्तीसगढ़, अब तो मुझे 11 साल हो गए यहाँ सेवा करते और बहुत ही छत्तीसगढ़िया हो गए, अब तो छत्तीसगढ़िया ही हो गए हैं। छत्तीसगढ़ी अब मैं पूरी तरह से समझ भी लेता हूँ और कई बार आज सुबह ही जैसे कई बार अब बोलने का प्रयास भी किया जाता है मेरे से। तो सर जब छत्तीसगढ़ पहली बार आए, ये स्टेट देखा हुआ था कि नहीं देखा था? एक चीज और जोड़ लीजिए सर, जी। और जब यहाँ आए तो पहली नियुक्ति कहाँ पर हुई आपकी? जी, मैं वो सेवा क्या थी? देखिए IAS की तैयारी में ये है कि आपको हर स्टेट का अंदर बाहर पता चल ही जाता है। जी जी जी। लेकिन ये बात सही है कि मैं फिजिकली यहाँ पे इस स्टेट में कभी पहले आया नहीं था। सिलेक्शन के हाँ, बाद उसमें तो क्या है कि मैं बियॉन्ड दिल्ली ही बहुत कम गया था। मैं मूलतः क्योंकि पंजाब से हूँ तो ज़्यादातर पंजाब और दिल्ली में हमारे एग्ज़ाम बीच में, सेंटर्स वहीं रहते थे और कोई बहुत घूमने फिरने के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं थी क्योंकि ज़्यादा टाइम तो पढ़ाई में निकल गया, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे 11वीं हो 12वीं हो। तो मैंने इवन मध्य प्रदेश में भी मैं शायद एक बार कहीं आया होऊंगा, टच करते हुए गुजरते हुए, तो नहीं ग्वालियर देखा। साइड गए होंगे। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इस स्टेट में, बट ओवरऑल जनरली देखा जाए तो मैं कम एक्सपोजर था मेरा, मैं ट्रैवल कम किया हुआ था मैंने। और जब यहाँ पे पहले मेरी नियुक्ति हुई तो मुझे अच्छी तरह याद है, मेरा पहला पोस्टिंग बस्तर का था। अच्छा। अब बस्तर जो है वो हम लोगों ने तैयारी के समय भी और न्यूज़ में हमेशा सुना हुआ था। इस जिले को आप अच्छी ढंग से अच्छी तरह से परिचित है, पढ़ा बहुत है इसके बारे में। हाँ। तो बस्तर एक बहुत महत्वपूर्ण जिला है स्टेट का, रिच डिस्ट्रिक्ट, लेकिन जी एक उसकी पृष्ठभूमि आप जानते हैं कि वहाँ पे कुछ समस्याएं हैं, चाहे वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की हों और वहाँ पे आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, शेड्यूल्ड एरिया है। हाँ, और मैं ऐसे क्षेत्र में सेवाएं देने के लिए जब पहली बार गया तो मैं बहुत प्राउड फील कर रहा था। मुझे इतनी खुशी थी, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने चंडीगढ़ से फ़्लाइट ली और रायपुर में मैं लैंड किया और सीधा ही रायपुर से मैं बस्तर के लिए निकल गया। तो मैंने उसको एक अपॉर्चुनिटी लिया कि सेवा ने मुझे मौका दिया है कि मैं एक ऐसी जगह पे जहाँ पे एक्चुअल में काम की बहुत ज़रूरत है। जगह आए हैं सर, यहाँ जंगल, वहाँ वो अर्बन कंक्रीट था और यहाँ एक्चुअल जंगल था बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ ज़्यादा अच्छा और इतनी ग्रीनरी और लोग इतने अच्छे, सरल, बहुत अच्छा। मैं 1 साल रहा वहाँ जगदलपुर में। जिम्मेदारी क्या थी सर आपकी? अब देखिए प्रोबेशन में अलग अलग जिम्मेदारियाँ मिलती हैं, हमें बेसिकली तो सीखना है। तो हमारे मेंटर कलेक्टर ही रहते थे, तो मेरे टाइम पे मैं ज़्यादा टाइम जो है कलेक्टर साहब के साथ रहता था। फिर बाद में मैं CO जनपद बना 3 महीने के लिए वहीं बस्तर में। तब कोंडागांव जिला अलग नहीं था, तो विश्रामपुरी जगह थी। जी जी जी। विश्रामपुरी में मैं CO जनपद रहा। फिर बकावंड एक तहसील है, बकावंड में मैं तहसीलदार रहा और कलेक्ट्रेट के अंदर मैं OIC वित्त रहा। इस तरह मैंने अलग अलग पोजीशंस जो हैं वहाँ पे उनमें ट्रेनिंग ली, सीखा और 1 साल अपना वहाँ कंप्लीट किया। 1 साल बिलासपुर में भी रहे हैं सर जिले में? मैं फिर उसके बाद में बिलासपुर पिंडरा रोड SDM बना था और पिंडरा रोड की भी बहुत अच्छी यादें हैं। अब जिला अलग हो गया है। जी जी जी। लेकिन उस टाइम पे SDM पिंडरा रोड हुआ करते थे और यहीं इसी कलेक्ट्रेट में, इसी चैम्बर में मैं एज SDM आया करता था। क्या बात है। तो वो भी कहीं ना कहीं एक वो लाइफ इज़ अ फुल सर्कल वाला है। दिमाग में रहा होगा कि सर बिलासपुर के एक दिन कलेक्टर बनना है? नहीं, इच्छा तो ज़रूर रहती ही है और ऊपर से होता हाँ है। तो बट वही बात है कि
इसके लिए मतलब लक कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, परिस्थितियां होती हैं। बिलासपुर से पहले कहाँ कहाँ तक कलेक्ट्रेट किए हैं सर आप? मैं बिलासपुर से पहले सरगुजा में कलेक्टर रहा हूँ। सरगुजा में हेडक्वार्टर्स जो अंबिकापुर हैं, वहाँ पे डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं। उससे पहले मैं बालोद कलेक्टर रहा हूँ, और बालोद से पहले मैं मिशन संचालक था नेशनल हेल्थ मिशन में, और उससे पहले मैं नगर निगम आयुक्त रहा हूँ रायपुर में लगभग 1.5 साल, और उससे पहले मैंने दंतेवाड़ा में फिर 1.5 साल एज सीईओ जिला पंचायत भी काम किया। तो मेरी जर्नी अभी तक। चुनौतियाँ क्या है सर कलेक्टर बनने की? देखिए कलेक्टर क्योंकि इस समय आप प्रदेश के दूसरे बड़े जिले के कलेक्टर हैं। देखिए वो राजधानी है, ये न्यायधानी है। मेरा ये मानना है कि मोर और लेस किसी भी डिस्ट्रिक्ट के हों, कलेक्टर्स का जॉब आज की डेट में बहुत चैलेंजिंग है और बहुत जवाबदारी वाला है। और देखिए क्या मैं सब लोगों को बोलता हूँ कि हम लोग एग्जीक्यूटिव विंग हैं, हम लोग प्रशासन हैं, और हमको शासन की नीतियों को एग्जीक्यूट करना है। अगर प्रशासन शासन की स्कीम्स को और नीतियों को एग्जीक्यूट ढंग से ना कर पाए, नंबर 1, तो कहीं ना कहीं शासन का जो मंशा है वो लोगों को लाभ पहुंचाने वाला वो पूरा नहीं हो पाता। तो मेरा सबसे बड़ा चैलेंज जो मैं ये लेता हूँ आते ही कि जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है, शासन की मंशा है, वो जो स्कीम्स हैं वो धरातल पे लोगों को उसका लाभ दिखाई दे, लाभ हो। अब देखिए जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट में इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, तो हमने पहले चरण में ही सर इसको ये सवाल मेरा है सर, और आप बता देंगे तो एक सवाल ख़त्म हो जाएगा। बिलासपुर को लेकर जब पहली बार पोस्टिंग हुई, यहाँ एसडीएम रहे हैं, एक क्यूरियोसिटी रही होगी सरगुजा के बाद सीधे यहाँ आना, तो क्या गोल थे सर बिलासपुर के लिए? क्योंकि आप बिलासपुर को खूब अच्छे ढंग से जानते थे, क्या टारगेट करके आए थे? जैसे आप बताया कि शासन प्रशासन के एग्जीक्यूट करना है, हमें करना है, लेकिन कुछ बिलासपुर में आप सोच के आए रहे होंगे कि यार ये चेंज हो जाता, वो चेंज हो जाता, उसमें कितना सफल है? देखिए सबसे एक चीज़ तो मैंने अभी बताई थी कि मेरा सबसे पहला गोल, मैं आपसे रूबरू हुआ हूँगा जब ज्वाइन किया है, सबसे पहला गोल मेरा हर जगह हर ज़िले में यही रहता है कि गवर्नमेंट की स्कीम्स में हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं, नंबर 1। नंबर 2 हमारा ये रहता है कि जो ज़िले में लॉ एंड ऑर्डर है, जो एक सद्भावना सभी कम्युनिटीज़ के बीच में है, वो बनी रहे, ज़िले का माहौल ख़राब नहीं होना चाहिए। ये मेरी दूसरी प्रायोरिटी रहती है, और सब लोगों को एक अच्छे वातावरण में सभी परिवार रहें, एक अच्छा माहौल हो, कोई डर तनाव का कहीं पे भी वातावरण ना हो, दूसरा ये। तीसरा मैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत फोकस करता हूँ। जो भी निर्माण कार्य ज़िले में चल रहे होते हैं उनमें कब तेज़ी लानी है, कब उनमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसका समन्वय करके जहाँ पे शासन की मदद की ज़रूरत हो वहाँ शासन की मदद ली जाए। अननेसेसरी डिलेज प्रोजेक्ट्स में जो है वो नहीं होने चाहिए, क्योंकि उससे एक अच्छा इंप्रेशन और एक अच्छा मैसेज लोगों में नहीं जाता। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ सर, कोरोना काल में आपकी यहाँ की पोस्टिंग हुई है, बहुत कम समय मिला है आपको काम करने का, लॉकडाउन, और वो ऐसा था कि जब आप आए हैं तो अभी समझ नहीं पा रहे हैं, बैठे हैं, तब भी आपने बहुत बेहतर नियंत्रण किया है, इसमें कोई शक नहीं, और ये पूरा जिला और प्रशासन करता है। आत्मानंद स्कूल को आपके रहते हुए यहाँ पर आया, उससे प्रदेश में सभी कलेक्टरों को आया होगा, कितने सफल है आत्मानंद स्कूल में आप? देखिए अब सफलता के पैरामीटर्स आप बहुत भ्रमण किए हैं सर जी। नहीं, सफलता ये है कि शासन की मंशा को हमने पूरा किया। वो कैसे पता चल रहा है कि अगर 5000 सीट्स हैं इन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में, 5000 सीटें हैं, आज एक भी सीट खाली नहीं है, तो इससे बड़ी सफलता का कोई पैरामीटर कहीं ऐसा तो नहीं है सर कि इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो गरीब बच्चों को डालना है, नहीं, डाल भी दिए। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें एक तरह के बहुत सारी एप्लीकेशंस हमारे पास में अभी भी पेंडिंग है, जो आना चाह रहे हैं। तो ये एडमिशन्स कुछ हमने ज़बरदस्ती नहीं करवाई हैं, लोग सामने आए और अभी भी बहुत लंबे इसी चीज़ को देखते हुए अभी सीएम साहब ने घोषणा की है कि 5 स्कूल्स और बिलासपुर में बढ़ा दिए। हम लिंगियाडी को भी कर रहे हैं, और शहर में हम लोग चक्रभाटा कर रहे हैं, कोटा कर रहे हैं, मस्तूरी कर रहे हैं, तखतपुर कर रहे हैं। मैं तखतपुर के स्कूल अभी होके आया, बहुत बढ़िया काम चल रहा है वहाँ पे। तो अभी इसी क्रम में 3 स्कूल्स हैं, तो सफलता यहीं से दिख रही है कि एक स्कीम को 3 स्कूल बनाकर हम लोग रुक नहीं गए। हमने इस बार 3 की जगह 5 और लिए हैं। 5000 सीटें थी, 5000 सीटें आज फुल हैं, बच्चे और आना चाह रहे हैं, पड़े हुए हैं, अभी भी पड़े हैं। और टीचर्स भी हमने जो है बेस्ट एक इंटरव्यू बोर्ड बनाया, और टीचर्स भी बेस्ट जो हमारे हैं, हमने डेपुटेशन से उन लोगों को लिया है। हमारे सभी शैक्षणिक पद जो हैं, टीचिंग पद जो हैं, सभी पूरे हैं। तो यहीं से ये योजना दिख रही है कि केवल हमने बिल्डिंग को बनाकर उसको बाहर से पुतवा कर टाइल लगाकर, ये वो योजना नहीं है। पता चला कि कुछ पहले मॉन्टेसरी स्कूल खुला करता था, बिल्कुल, ये केवल टाइल लगाने और पुताई लगाने की शासन की योजना नहीं है।
मैंने आपको सफलता के पैरामीटर्स बता दिए, आवेदन अभी भी पेंडिंग है। ऐसा लगता है कि जैसे कि आप नीट नियमों को लेकर इतने सक्रिय हैं कि दिमाग ही नहीं दिल से जुड़ जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ का पैरामीटर कुछ ऊपर जाता है, अन्य जिलों में ऐसा कुछ कम दिखाई देता है। नहीं, मैं इस पे कोई कमेंट करने के लिए सक्षम भी नहीं हूँ, करना भी नहीं चाहूँगा। देखिए, हम लोग किसी से कम्पीट ही नहीं करते। मैं बाकी डिस्ट्रिक्ट ये से मेरा कोई- जिला हाँ, है, हाँ, मुझे ये मुझे काम करना मुझे है। मैंने आपको बिल्कुल एक लाइन में बताया कि हमारे सामने एजेंडा शासन का आता है। हमारी जब माननीय मुख्यमंत्री जी समीक्षा करते हैं तो हमारे पास में क्लियर कट शासन का एजेंडा है, हमको उस एजेंडा में अपना बेस्ट देना है। जब तक आप लोगों की बैठकें होती हैं मुख्यमंत्री महोदय से या आपके विभागीय मंत्री से, जितने लोगों को कुछ तो राय ओपिनियन पूछते होंगे कि बिलासपुर से क्या किया जा सकता है, इससे अच्छा क्या किया जा सकता है, तो कुछ आपके भी दिमाग में रहा होगा, कहीं सीएम साहब को ऐसा कुछ आप लोगों ने बताया है, आपने बताया है, क्योंकि कलेक्टर हमारे जिला का प्रतिनिधि होता है, प्रथम मुखिया होता है, तो कुछ बिलासपुर के लिए आपने जो कुछ सोच रखा हो और उसे सीएम साहब के सामने रखा हो। देखिए, इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है कल तो आपने बहुत सख्त आदेश दे दिया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, और किसी भी ज़िले की कोई भी परिस्थितियाँ, वहाँ पे आम जनमानस की क्या डिमांड्स हैं, वो बिल्कुल हर व्यक्ति को और ख़ास करके शासन को वो पता रहती ही हैं। और हमारी तरफ से विशेष यदि किसी की कोई डिमांड आती है तो वो एप्रोप्रिएट चैनल से उनको कन्वे कर दिया जाता है शासन को। पर आजकल जो चीज़ एक्चुअल में वास्तविकता में फील्ड में एग्जिस्ट कर रही है उससे सब अवगत ही हैं। तो स्पेशली किसी को हम कोई चीज़ से अवगत कराएं, इतना हम लोगों में कोई ख़ास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहती भी नहीं, और विभिन्न चैनलों के माध्यम से पता रह भी जाती है। और आम जनमानस की जो डिमांड रहती है उसको शासन लेके हमेशा सक्रिय रहता है। हमको तत्काल निर्देश दिए जाते हैं उसको करने का, और हर संभव प्रयास प्रशासन द्वारा किया जाता है कि जो भी लोगों की ज़रूरत है, डिमांड है, जैसे अभी आपने धान खरीदी की बात की, तो अभी वो शासन का प्रमुख एजेंडा ही धान खरीदी है कि किसानों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उसके लिए ऑलरेडी मुख्य सचिव महोदय का बैठक भी हो गया है, कल संभाग स्तरीय बैठक भी थी, हमने भी बैठकें ले ली हैं। तो इस तरह से आजकल जो है वो सिस्टम चलता है। और बाकी बिलासपुर में आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे नया एयरपोर्ट खुल गया है, उससे ज़्यादा डिमांड तो और किस चीज़ की नहीं थी। आपने बहुत दौड़ धूप किया है। दूसरा हमारा फ्लाईओवर का निर्माण 2016 से चल रहा था, अरपा प्रोजेक्ट पर अरपा प्रोजेक्ट लोगों का डिमांड था। तो ये सब डिमांड जो हैं ये सब जनमानस की डिमांड्स थी, सब शासन अवगत था इससे। धीरे धीरे सर आपके सर्विस को 11 साल हो गए सर, और कलेक्टर कितने साल रहे होंगे आप जानते होंगे। जितने जिलों में रहे, कुछ विशेष यादें, जो एक चुनौती भी थी उसे आपने पूरा भी किया और आपको बहुत खुशी हुई, वो मेडिकल कॉलेज जहाँ से आप वहाँ से भागे हैं और यहाँ पर आया कि मैं यार कर दिया इसको, मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ ऐसी बलौदा में हो, चाहे आपका सरगुजा में हो या बिलासपुर में हो, कुछ ऐसी चुनौतियाँ आई थी जिसे आपने किया और खुशी हुई। जी, हर पोजीशन में, हर पद में जब मैं रहा हूँ और सब अधिकारी जो काम करते हैं, बहुत चुनौतियाँ आती हैं, उनका हम लोग सामना भी करते हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स हम लोग लेते हैं, प्रोजेक्ट्स हमने लिए भी और बिल्कुल याद रहते हैं। ज़्यादा खट्टी मीठी यादें हर ज़िले की रहती हैं। कोई एक सर कुछ जिसे मुझे बालोद में एक मैंने कोऑपरेटिव सेक्टर में बहुत अच्छा काम किया था। उसमें लोगों की डिमांड थी दूध से। बालोद जो ज़िला है, मैंने देखा था उसमें कि दूध उत्पादक बहुत थे जी बालोद में। ये नई जानकारी है। हाँ, और वो दूध उत्पादक को हम लोगों ने, जैसे कोऑपरेटिव मॉडल होता है उसमें सब लोगों को इकट्ठा जोड़ के हम लोगों ने एक ऐसा संयंत्र की स्थापना की थी, जिसको हमने कोऑपरेटिव के माध्यम से उन्हीं को चलाने के लिए उस समिति को दिया। और उनसे दूध खरीदते खरीदते वो जर्नी इतनी लंबी आगे बढ़ गई कि वो लोग धीरे धीरे उसका मिठाई, देसी घी और बर्फ़ी, खोया, इस प्रकार की चीज़ें, तो वो बहुत एक अच्छी यादें मेरे को है, जिसमें लगभग 500 परिवारों को लाभ हो गया था। तो कई बार ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं जब इनिशियली हम लोगों को बहुत ज़्यादा आइडिया रहता नहीं है कि वो सक्सेसफुल होंगी कि नहीं होंगी, और लेकिन हो जाती हैं। तो अच्छे प्रोजेक्ट्स में एक बालोद का प्रोजेक्ट मुझे बहुत है। और बाकी चैलेंजेस में आप सबको पता है, 2 साल से बिलासपुर में एक बार कोरोना के जिक्र मैं फिर कर लेता हूँ और अब धीरे धीरे वाइंड अप होता हूँ। बिलासपुर में जब आप कोरोना काल में आए तो
वो जो नियंत्रण हुआ, बड़े आपके ऊपर बड़ा आक्रामक भी थी पब्लिक की, लॉकडाउन ऐसा वैसा, सडन आपको बड़ी सफलता मिली। सफलता का राज क्या है? डॉक्टर होना फायदेमंद रहा, आपने हार्ड एक्शन भी लिया है कहीं। इसमें जो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, शासन द्वारा हमें समय समय पर वो तो रहेगा सर, मार्गदर्शन दिया गया, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट था जी। देखिए, जब कलेक्टर्स लोकली किसी व्यवस्था में लगे होते हैं तो हमें डेली हम राशन पहुंचा रहे हैं, हम दवाइयाँ पहुंचा रहे हैं, हम लोग हॉस्पिटल्स के बेड्स इंक्रीज़ कर रहे हैं, ऑक्सीजन को भर रहे हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर कर रहे हैं। तो लोकल व्यवस्थाओं के अलावा कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो स्टेट लेवल से आपको मार्गदर्शन और नियंत्रण कैसे रखा जाए, सपोर्ट है वो। तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगा जो वो कोऑर्डिनेशन थी वो बेहतरीन थी। किसी भी चीज़, ऑक्सीजन हम लोग अपने डिस्ट्रिक्ट में प्रोड्यूस नहीं करते, ऑक्सीजन जो है वो किसी अन्य जगह पे प्रोड्यूस होती है, लेकिन हमें कभी ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी। तो हम लोगों ने लोकल जो व्यवस्थाएं की और जो शासन के स्तर की व्यवस्थाएं होनी है उनको किस तरह हमने एक पटरी पे उतारा, और वो जो कोऑर्डिनेशन हुआ उस कोऑर्डिनेशन में कहीं स्पीड ब्रेकर्स नहीं आए। इस जिले में ओवरलोड थे, मरीजों का ओवरलोड था जी। मध्य प्रदेश से भी आ रहे थे, उड़ीसा से भी आ रहे थे, संभाग मुख्यालय भी है, मुख्यालय भी सरगुजा के कुछ मरीज भी यहाँ आए थे। तो हम बहुत बड़ा एक ऐसा फ्रंट थे कि अगर हम लोग यहाँ कमज़ोर पड़ते, अगर यहाँ पे पेशेंट्स को हैंडल नहीं कर पाते तो राजधानी पे बहुत दबाव बढ़ जाता, ये होना था। लेकिन राजधानी ऑलरेडी जूझ रही थी, वो दबाव में थी। तो हमारे लिए ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट था कि बिलासपुर केवल बिलासपुर के पेशेंट्स को ट्रीट ना करें, मुझे 12 डिस्ट्रिक्ट्स को देखना है, अपने संभाग प्लस सरगुजा संभाग। तो हमारी जो तैयारियां हमेशा रही वो उसी हिसाब से रही। हम लोगों ने जैसे हमने पहले ही ये प्रीएम्प्ट कर लिया था, जो भी रीज़न हो, चाहे मेरा मेडिकल प्रोफेशन हो, कि हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो हमने हर ऑक्सीजन प्लांट पे तहसीलदार को बिठा ही दिया था कि आपका काम है कि डेली जितने सिलेंडर्स आ रहे हैं वो भर के आप स्टॉक रजिस्टर में एंट्री करके एक एक चीज़ आप देखेंगे कि वो किस अस्पताल में किस दिन कितने सिलेंडर गए और वो सिलेंडर वापस कब आए। कोई हॉस्पिटल यदि बहुत ज़्यादा कंजम्पशन दिखा रहा है सिलेंडर्स की, लेकिन हम लोगों के पास पेशेंट का बेड वहाँ खाली पड़े हैं, मैं ऑन मतलब कॉमन सेंस है भाई, एक अस्पताल में बेड तो खाली पड़े हैं लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर वो दिखा रहा है 50 कंज्यूम हो रहे हैं, मतलब गड़बड़, मतलब कहीं ना कहीं उसकी फिर कालाबाजारी हो रही है। तो ऐसी कॉमन सेंस वाली व्यवस्थाएं हमने इतनी ज़्यादा की कि हमें फिर कहीं पे भी कोई बहुत ज़्यादा सफलता मिलना शुरू हो गई इसमें। अंतिम सवाल, मेडिकल छोड़कर कलेक्टर बनने के बाद क्या आप सेटिस्फाई हैं? बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं। और वो चीज़ जो वहाँ आपको पीड़ा दी यहाँ पर वो सुख दे रही है? यहाँ पे क्योंकि हम लोग लोगों की बहुत सारी, हमारे पास स्कोप बहुत ज़्यादा है, हम लोग काफ़ी लोगों की मदद कर सकते हैं, डाइवर्सिटी है, अलग कार्य अलग हैं, और आपके कुछ निर्णय से आपके कुछ एक स्कीम का, यदि मैं आपको बताया कि स्कीम के एग्जीक्यूशन मान लीजिए बहुत अच्छा, धनवंतरी योजना की आपने बात की, जी। वो माननीय मुख्यमंत्री जी की फ्लैगशिप स्कीम है, उनकी मंशा है कि लोगों को सस्ती दवाइयाँ मिले। अब बिलासपुर में हमने यदि 21 दिन में उनकी मंशा के अनुरूप 5,000 लोगों को 13 लाख रुपए का लाभ दिलवा दिया, तो 5,000 लोगों को हमने फ़ायदा दिया। ये जो डाइवर्सिटी कह लीजिए या बहुत सारे लोगों को प्रभावित करना है, तो ये मुझे कलेक्टर एक स्तूप पर बैठा रहता है और वो चारों तरफ उनकी नज़रें रहती हैं, और एक चुनौती तो है। जी चुनौती है, चुनौती हर फील्ड में है, कोई आज ऐसा प्रोफेशन नहीं जहाँ चुनौती ना हो। तो उन्हें क्या बताएंगे जो कलेक्टर बनना चाहते हैं? मैं बताऊंगा कि हमेशा सकारात्मक रहें, पॉजिटिव रहें, अपने आप पे भरोसा रखें और अपने काम के प्रति और मेहनत के प्रति आपको निष्ठावान रहना पड़ेगा। और डिसिप्लिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब जिस समय जो ठाना है आप लोगों ने करने के लिए, तो आप लोगों को बिल्कुल उस एम की तरफ फोकस रख के आप लोगों को काम करना पड़ेगा। लाइफ में शॉर्टकट्स नहीं होते, जो चीज़ जिस समय जितनी मेहनत के बाद मिलनी है उसी के बाद वो समय आने पर सर, इस तैयारी में समय कीमती है कि समझ कीमती है? दोनों का बैलेंस ज़रूरी है, मैं ये बोलूँगा। कितना समय देना चाहिए? देखिए, हर आदमी की अपनी कैपेसिटी है, बट मिनिमम जैसे आपको डेली एक रेगुलरिटी में, मैं ये नहीं बता सकता 3 घंटे 6 घंटे 9 घंटे, मैं ये बता सकता हूँ रेगुलरिटी ज़रूरी है। अगर हफ्ते में आप 5 दिन को आपको देना है तो 5 दिन आपको देना है। ये नहीं होना चाहिए एक हफ्ता मैंने बिल्कुल कुछ ही नहीं किया और अगले हफ्ते में 10 दिन बैठ गया, वैसा नहीं। एक रेगुलरिटी होनी चाहिए और डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं किताब खोल के बैठा हूँ, पढ़ रहा हूँ, लेकिन सामने टीवी लगा है, या मैं मैच देख रहा हूँ, या मैं फेसबुक पे हूँ,
तो वैसी पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं, वो डिसिप्लिन्ड पढ़ाई होनी चाहिए। सब चीज़ें बंद करके मुझे पढ़ना है, रेगुलरली पढ़ना है और समझ से पढ़ना है। समझ की बात की आपने। अब पढ़ने में मुझे पढ़ना एक्चुअल में ये कंटेंट है, लेकिन मैं बैठ के कुछ और पढ़ रहा हूँ, तो पढ़ तो मैं रहा हूँ लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और किस समझ से पढ़ना है, ये बड़ी आवश्यकता है। डिसिप्लिन, रेगुलरिटी, ये मैंने 2 चीज़ें बताई। जैसा कि आप लोगों को शुरू में बताया कि भारत में, हमारे देश में करोड़ों की लोग तैयारी करते हैं और हजारों में सिलेक्शन होता है। आज भी लाखों में आईएएस नहीं है। चुनौतियां हैं, चुनौतियों का सामना करने के लिए आपको तपस्या करने की ज़रूरत है। 100% देंगे तो 100% आउटपुट होगा। बात इस समय मुझे याद आ रही है महाकवि दुष्यंत की, कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो ज़रा तबीयत से उछालो यारो। अभी आपने बिलासपुर कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर से सारांश की बातें समझी है। उनकी बातों को गांठ बांधिए। कितनी चुनौतियां होती हैं इस लाइन में, प्रशासनिक सेवा के पद में, प्रशासनिक सेवक बनने में। उसको अपनाइए और इसके बाद ही आपकी सफलता वर्ण जरूर करेगी। आज इतना ही, अगले मेहमान का इंतज़ार करिए। नमस्कार।